नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का कल से आगाज होने जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति तय कर ली है। चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों की विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है, तो सरकार भी हर सवाल का जवाब देने की तरह तैयार है। सत्र में इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर टकराव और हंगामा संभव है। ऐसे में क्या है विपक्षी रणनीति और किन मुद्दों पर सरकार से हो सकता है विपक्ष का टकराव, इस पर करेंगे चर्चा। तो बजट सत्र के लिए पक्ष विपक्ष कितना तैयार है, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको इस बार बजट सत्र में विपक्ष उठाने जा रहा है और सरकार की क्या कुछ रणनीति है, उनको अमली जामा पहनाया जाए या काफ़ी हद तक पहनाया जा चुका है, काउंटर अटैक किस तरह से किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए विपक्ष के आरोपों पर, और इस बार बजट सत्र की स्थिति किस तरह की रहने वाली है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति तय कर ली है। चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों के विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में कांग्रेस ने बेरोजगारी, बाहरी लोगों को हरियाणा में नौकरी, HPSC, किसानों के मुद्दे, लोगों की पेंशन कटने और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है। जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, और आपका जो नौकरियां बाहर ऊपर जा रहा है, हर चंडीगढ़ का है, माइनिंग है, इस तरह विभिन्न का जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पर भी। उधर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। मुख्य आवास पर विधायक दल की हुई बैठक में सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की। सरकार ने विपक्ष के हर सवाल और आरोप का जवाब देने के लिए आंकड़ों सहित रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को मंत्री को बुलाया, उसमें आम चर्चा होगी कि बजट में क्या आना चाहिए जी, और क्या लोगों की मांग है, वो सब विधायकों से पूछिए। विपक्ष का काम ही मुद्दे उठाना है जी, सरकार जवाब देगी, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। बहरहाल जिस तरह से सरकार और विपक्ष सदन में इस बार भी कई मुद्दों पर आमने सामने होने की तैयारी कर चुके हैं, उससे बजट सत्र के हंगामेदार बनने के आसार भी पैदा हो रहे हैं। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, 2 मार्च को बजट पेश हो सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो आखिर क्या कुछ रणनीति विपक्ष की और सरकार की क्या कुछ तैयारियां, हालांकि पक्ष विपक्ष की तैयारियां मुकम्मल बताई जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बजट सत्र की रूपरेखा किस तरह की रहेगी, सत्र में क्या कुछ खास हो सकता है, क्या जो मुद्दे विपक्ष उठाएगा उसका समाधान निकलेगा, ये तमाम सवाल अहम हो जाते हैं क्योंकि जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, बजट सत्र में इस बार क्या और क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं, क्या होने जा रहा है और उम्मीदें क्या हैं? देखिए सौरभ, 2026-27 का बजट हरियाणा का आना है। चूंकि मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री हैं, उनको ये बजट पेश करना है। पिछली बार भी उन्होंने किया था, तो मुख्यमंत्री ने प्री बजट मीटिंग्स भी की हैं, उद्योगपतियों से की है, व्यापारियों से, महिलाओं से, हर तबके को छूने की कोशिश की है, किसानों की बात भी की है। कल 20 फरवरी को बजट सेशन शुरू हो रहा है। कल शुक्रवार है, शनिवार छुट्टी रहेगी। ये बजट सत्र मेरे को लगता है लंबे बजट सत्रों में से एक है। 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च, यानी महीने से थोड़ा कम, और 2 मार्च को हरियाणा का 2026-27 का बजट आ सकता है। लेकिन ये अभी एक तरह से अनशेड्यूल्ड है। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो आज होनी है, फाइनल वो करेगी कि किस किस सवाल को कितना टाइम किसको देना है। तो फाइनल आज होगा, लेकिन रफ ये था कि 20 फरवरी से शुरू कर 18 मार्च, मतलब करीब करीब 1 महीने का। 2 मार्च को बजट आ सकता है क्योंकि होली है इस बार, होली जल्दी आ रही है मार्च के शुरू में, पहले हफ्ते में। तो एक ब्रेक रहेगा, होली मनाने के बाद फिर दूसरा सत्र शुरू होगा। तो लेकिन ये तय है सौरभ, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछले कई दिनों से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि तीसरी बार सरकार बनी है, नई सरकार है, मतलब 1.25 साल हो गए हैं।
पांचवा हिस्सा या 1/4 कह सकते हैं कि करीब करीब सरकार का टाइम हो गया है। लेकिन शुरू से ही सियासत गरमाई हुई है। गरमाई तब से हुई है जब से विधानसभा चुनाव परिणाम आए थे। कांग्रेस गश खाकर गिरी थी, उम्मीद कर रही थी कि सरकार बनेगी, लेकिन उल्टा हुआ उसके। तो कांग्रेस संभली, थोड़े दिन टाइम बाद ही फिर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, जनहित की बातें की, जो मुद्दे थे। तो आज की डेट में बात करें तो करीब 1.25 साल पुरानी बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। चाहे वो इनेलो की बात करें, इनेलो के 2 ही विधायक हैं, लेकिन 3 जो निर्दलीय है वो सरकार के साथ है। 48 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल है, सरकार है और बड़े बड़े नेता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि बड़े नेता है, वो भी कांग्रेस में भी रघुवीर सिंह कादियान है और कई बड़े नेता हैं जो सरकार पर दबाव बनाएंगे। जो मुद्दों की बात हो रही है, किसानों से संबंधित मुद्दे होंगे, पेंशन कटौती का मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था का होगा, युवाओं की नौकरी का होगा। जैसा भूपेंद्र हुड्डा भी बाइट में कह रहे थे कि चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, सरकार बताए प्रदेश को, विपक्ष को बताए चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है। चंडीगढ़ को ट्रांसफर होने की बात थी, हस्तांतरण की बात थी, SYL का पानी की बात है, हाई कोर्ट की बात है, मुद्दे बहुत सारे हैं। भूपेंद्र हुड्डा गिनवा रहे हैं। अभी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे जोरदार तरीके से विपक्ष अपनी बात उठाएगा, मुद्दे उठाएगा और सरकार भी तैयार है। आज मुख्यमंत्री ने भी, बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है, इधर विपक्ष ने भी तैयारी की है। सदन में घमासान नजर जरूर आएगा और कल पहला दिन है। लेकिन आपको बता दूं, लोगों को बड़ा थोड़ा सा रोमांचक भी लग रहा है। 2 दिन पहले फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया के बेटे की शादी में एक पिक्चर आई मीडिया में कि थानेसर के जो विधायक हैं अशोक अरोड़ा, जब मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर तो उन्होंने अपनी सीट दे दी और मुख्यमंत्री ने दीपेंद्र को अपने बगल में बिठा लिया। भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री में हंस के मजाक भी अच्छा हुआ, मीडिया में ये रिपोर्ट्स है। तो सदन के बाहर तो देखिए जो संबंध है आपसी विपक्ष के सरकार के या जो व्यक्तिगत संबंध है, बड़े नेता हैं सारे, लेकिन सदन में शोरगुल रहेगा, हंगामा रहेगा, इधर सियासी तीर छोड़ेंगे, उसकी दोनों तरफ से तैयारी है। अगर विपक्ष हमला करेगा, जो मुद्दे हैं हमला करेगा, तो बीजेपी सरकार के लोग वो भी तैयार है हमलों को झेलने के लिए और सियासी तीर वापस विपक्ष की तरफ मोड़ने के लिए। तो रोचक स्थिति है। बजट जो आएगा वो 2 मार्च के आसपास है, लेकिन पहले के जो मेरे को लगता है 8-10 दिन होंगे, उसमें मुद्दे उठाए जाएंगे, सवाल जवाब होंगे, तल्खी नजर आएगी, सवाल खड़े होंगे तो जवाब मांगे जाएंगे, कई वॉकआउट की भी स्थिति होती है। तो मिश्रण रहेगा मेरे को लगता है सदन में, लेकिन ये तय है कि सदन में गर्माहट, सियासी गर्माहट जरूर रहेगी। महेश, कह सकते हैं इस बार विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं और उन मुद्दों का समाधान होगा, इसकी भी उम्मीद की जा सकती है सत्र में मौजूदा स्थिति को देखकर। देखिए, मुद्दों के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से तो ये माना जा सकता है कि इस बार कांग्रेस जबरदस्त मुकाबला जो है इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का करने जा रही है और एक घेराबंदी की तैयारी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर चुके हैं। जो बॉडी लैंग्वेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस वक्त नजर आ रही है, उसके आधार पर ये बात कही जा सकती है कि इस बार बजट सत्र में घेराबंदी के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की कोशिशों के लिहाज से कहीं कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार बखूबी निभाने जा रहे हैं, ये माना जा सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है वो कानून व्यवस्था को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी कर चुके हैं। साफ तौर से ये बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोहराने का काम कर रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हरियाणा प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। मीडिया के सामने अलग अलग इलाकों में पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह की ब्रीफिंग कर रहे हैं, उसके आधार पर यह बात कह सकता हूं कि हाँ, कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास की बात भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं कि औद्योगिक विकास की जो रफ्तार हरियाणा में उनके राज में यानी कांग्रेस राज में हुआ करती थी, हरियाणा नंबर 1 का जिक्र वो करते रहे हैं हमेशा, लेकिन इस बार हरियाणा नंबर 1 को लेकर अब उलट उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा आखिरी पायदान पर आ चुका है और औद्योगिक विकास के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से काफी बदतर स्थिति इस वक्त प्रदेश की बनी हुई है। इसके अलावा जो सरकारी रोजगार की जहां तक
बात है। एचपीएससी को लेकर जिक्र वो कर रहे हैं कि ये हरियाणा के लिए अब नहीं रह गया है, हरियाणा से बाहर के युवाओं को ही एचपीएससी नौकरी दे रहा है और अफसरी की जो नौकरी है वो हरियाणा के युवाओं के लिए अब नहीं बची है। तो ये मानकर चलिए कि परिवार पहचान पत्र को लेकर भी आवाज जो है इस सदन में उठाई जा सकती है, क्योंकि अभी जो राहत दी गई है नायब सिंह सैनी की तरफ से बुढ़ापा पेंशन को लेकर, वो सिर्फ एक फौरी राहत आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि जब तक परिवार पहचान पत्र में आय का पूरा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो काम करेगा, उसके साथ साथ तमाम दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों की खत्म होती चली जाएंगी। और इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जन आंदोलन करते नजर आएंगे। इसके अलावा कुमारी शैलजा भी परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आई है। तो ये माना जा सकता है कि इस बार हमले काफी ज्यादा तेज कांग्रेस पार्टी ही है। अभिनंदन जी, क्या लगता है, मुद्दे तो कई हैं, हम चर्चा भी कर रहे हैं और टकराव के आसार भी हैं, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार क्या तैयार है इन तमाम मुद्दों का जवाब देने के लिए? पूरी तैयारी है बीजेपी की, कह सकते हैं सैनी सरकार की? देखिए, सरकार उस तरह से तैयार है। सरकार ने पहले से व्यूह रचना कर ली है। सरकार को मालूम है कि विपक्ष इस बार हमलावर रहने वाला है। देखिए, विपक्ष के कई धुरंधर नेता हैं जो सरकार पर अक्सर हमला करते रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा गीता भुक्कल हैं, आफ्ताब अहमद हैं, अशोक अरोड़ा हैं, और युवा तर्क हैं, जो युवा लॉबी है, कांग्रेस के युवा विधायक हैं, वो काफी प्रभावी ढंग से विधानसभा में अपनी बात कहते रहे हैं, और इस बार भी वो प्रमुखता दिखाएंगे। सरकार के लिए समस्या ये है कि इस बार अनिल विज सत्र में शामिल नहीं होंगे, तो सारी जिम्मेदारी जो है कृष्ण कुमार पर आ जाएगी। कृष्ण कुमार पुराने अनुभवी मंत्री हैं, विधायक भी रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, और अब मंत्री भी हैं। तो वो जो है विपक्ष का जो भी आरोप होगा वो बड़ी शालीनता के साथ उसका जवाब देते हैं। मंत्री तो और भी हैं, लेकिन वो जो मंत्री हैं वो उनकी विषय की इतनी ज्ञान नहीं जिन पर विपक्ष पहले ही हमलावर हो जाता है। तो ऐसे में सरकार का बचाव करने की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री पर ही है, लेकिन मुख्यमंत्री पूरा समय सदन में बैठे, ऐसा संभव हो नहीं सकता। कई बार उनको सदन से बाहर भी जाना पड़ता है, तो अलग दीर्घा में बैठकर बात भी करनी पड़ती है, तो मुख्यमंत्री पूरा समय सदन में रहते नहीं है। तो ऐसे में जिम्मेदारी वरिष्ठ मंत्रियों की आ जाती है, क्योंकि अनिल विज तो है नहीं। तो ऐसे में कृष्ण पवार पर जिम्मेदारी आती है, कृष्ण बेदी पर जिम्मेदारी आती है, महिपाल ढांडा पर जिम्मेदारी आती है। महिपाल ढांडा पर जो है विपक्ष हमलावर रहता है, तो काफी छीटाकशी भी होती है। और इस बार जैसे अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के पर ज्यादा बल दिया गया है। एक बार हुआ था ऐसा सत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक और मंत्री मतलब आपस में ही टकरा गए थे, विधानसभा सत्र के अंदर ही ऐसा स्थिति पैदा हो गई थी रामकुमार गौतम और डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच में, जिससे पार्टी की काफी स्थिति जो है काफी हास्यास्पद हुई थी, चालेदार हुई थी। तो अब उसके बाद ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपनी सरकार का बचाव करने के लिए भी तैयार है और अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा मंच होता है, एक अवसर मिलता है जब अपने क्षेत्र की बात आप विधानसभा में रखते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि मुख्यमंत्री का जब बजट भाषण होगा, काफी सुझाव उनको मिले हैं, तो उन कितने लोगों को बजट के सुझावों का अपने बजट में समावेश करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन उनका समावेशी बजट होगा और उनका हर क्षेत्र पे हर विकास की ओर जो है फोकस रहने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसको पूरा करने की दिशा में कुछ ना कुछ नए कदमों की घोषणा भी हो सकती है, जिस पर लोगों की निगाह रहेगी, विशेषकर उद्योगों को किस तरह की रियायतें दी जाती हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र काफी उम्मीद कर रहा है। तो ऐसे के अंदर ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि विपक्ष हमलावर रहने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा अवसर आने नहीं देगी। वो पहले ही विपक्ष को इस तरह से नेस्तनाबूद कर देगी कि विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उस तरह का आक्रामक ना हो सके, हावी ना हो सके, प्रभावी ना हो सके। तो ये इस दिशा में कोई भी एक रणनीति कारगर हो सकती है। तो किसी भी रूप में हमें दिखाई देगा कि देखिए हो सकता है कि कांग्रेस भी वाइकआउट करे, ये तो रहता ही है, परंपरा रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के साथ साथ ये एक अवसर है कि कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जो जनता के मुद्दे हैं उसको किस ढंग से उठाती है। इंडियन नेशनल लोकदल के हालांकि 2 विधायक हैं, लेकिन वो जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं
उससे एक सकारात्मक संदेश जाता है। और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहने वाली। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, तो कांग्रेस इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक बात और है, वो बेहद अहम बात है, क्या सदन की कार्रवाई गर्मपूर्ण तरीके से चलेगी? क्योंकि कई बार हमने देखा कि सदन में पर्चे फेंके गए, कई बार वॉकआउट हुआ, हो हल्ला इतना हुआ कि मुख्य मुद्दों से भटक गया सदन और फिर स्थगित करना पड़ गया। क्या वो उस तरह की कार्रवाई तो सदन के अंदर इस बार देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, लोकसभा का सत्र हमने देखा, लोकसभा सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ ये सबको जानकारी है। बिल्कुल। तो ऐसे में विधानसभा कैसे अछूती रह सकती है? कांग्रेस उत्साहित है, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है और कांग्रेस को अपने अस्तित्व का एहसास भी कराना है। तो कांग्रेस की ओर से भरसक ये कोशिश होगी कि वो सुर्खियां बटोरे। भाई वो जो है सुर्खियां चलकर उसके पास नहीं है, वो सुर्खा बटोरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये कोई भी रूप हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी बात है नहीं कि सदन हंगामेदार ना हो। सदन के अंदर हंगामा भी दिखाई देगा और एक दूसरे पर छीटाकशी की तो हम देखते ही आए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो एक मर्यादा और शालीनता होनी चाहिए वो सदन के अंदर रहनी चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष इस बात के लिए कृत संकल्प भी हैं, वो बार बार दोहराते भी रहे। तो हमें ऐसा दृश्य कोई दिखाई नहीं देगा जिससे हरियाणा विधानसभा की छवि पर आघात हो। लेकिन ऐसे आसार लग रहे हैं कि लोकसभा सत्र को देखते हुए हरियाणा विधानसभा भी उससे अछूती नहीं रहेगी। कई ऐसे अवसर आएंगे जब विपक्ष में और सत्तारूढ़ दल में टकराव होगा, लेकिन मर्यादा और शालीनता ये बनी रहे, ये सबकी अपेक्षा रहेगी। देवेंद्र, अब सवाल ये है कि बजट सत्र है, बजट से उम्मीदें हैं, जो बजट है वो 2 मार्च को सरकार पेश करेगी। ऐसे में किन किन मुद्दों को सरकार शामिल कर सकती है? हालांकि सीएम सैनी तमाम तौर पर लोगों सुझाव भी मांग रहे हैं कि बजट में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, किस तरीके से उसको समावेशी, सर्वसमावेशी बनाया जा सकता है, लोगों के हित में हो, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक उसका लाभ मिल सके। वो कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिसकी उम्मीद इस बार की जा सकती है? जैसे वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि उद्योगपति, उद्यमी कई बार इस बार तो खासकर बजट से उम्मीद लगाए बैठे होंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है बजट के अंदर? क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? स्वरूप, पहले तो आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने जो प्री बजट मीटिंग्स की है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत भी, करनाल, यमुनानगर, जहां की है जी, करीब 20-25 दिन तक उन्होंने ये एक्सरसाइज की है। अलग अलग वर्गों के लोगों से मिले और 12,500 के करीब सुझाव, क्योंकि पोर्टल खोला गया था भाई हरियाणा का बजट कैसा हो, लोगों की राय ली गई थी, अलग अलग क्षेत्रों की, टीचर्स की भी ली गई थी, किसानों की, युवाओं की, खिलाड़ियों की। 12,500 के करीब सुझाव आए थे। उन्होंने, लोगों ने सुझाव दिए थे कि ये होना चाहिए, मतलब लोगों की राय लिखी थी। अब उसमें से जो सरकार के सूत्र बता रहे कि 12,500 जो सुझाव आए उससे 5,000 सुझाव सम्मिलित किए जाएंगे। 5,000 सुझाव ऐसे होंगे जिनको बजट में सम्मिलित किया जाएगा, उनको ध्यान में रखा जाएगा, उसका उल्लेख भी मुख्यमंत्री करेंगे। और अब उद्यमी काफी मांग करें, जिस तरीके से डील्स हुई हैं, ट्रेड डील्स हुई हैं अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई हैं। पानीपत की बात करूं, और जगह से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो उद्यमी है, देखिए सरकार को बहुत सारा टैक्स उद्योगों से आता है, उद्योगों का बड़ा टैक्स आता है, इनकम टैक्स तो जाता ही है, लेकिन उनका जो उत्पादन कर है और कर है, ट्रेड से रिलेटेड प्रोडक्शन का है, बहुत सारे कर होते हैं। तो उद्यमियों में बहुत खुशी है कि अभी से ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। वो अपने संसाधन भी बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने की अपनी अपनी स्कीमें कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं ऑनलाइन भी और अपने सूत्रों से भी कि जिन देशों से ट्रेड होना है, 0% ट्रेड भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन से कौन से उत्पादों की, कौन सी चीजों की मांग हो सकती है। अपने स्तर पे उन्होंने एजेंसियों से एक डाटा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, नई नई मशीनें लाने के लिए, बैंक लोन्स के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं। तो उद्यमी तो है ही। किसानों के लिए देखो, किसान, हम तकरीबन किसान जो है नाखुश रहता है। आज भी हमने देखा अंबाला में पुलिस और किसानों में झड़प हुई है, कोई वहां हाईवे बन रहा है, सड़क बनी है, उसका खेतों को रास्ता देने के लिए कुछ काफी गर्मा गर्मी हुई है। तो किसानों को राजी रखना जरूरी है। युवाओं की बात करनी जरूरी है कि सरकारी नौकरियों को जो है शोर मचा के बड़ी नौकरियां जो है क्लास 1-2 बाहरी लोगों को दी जा रही है। देखिए सरकार ने अपने आंकड़े दिए हैं, HPSC ने आंकड़े दिए, कितनी नियुक्तियां हुई हैं 6,000 के आसपास, उसमें कोई 150-200 बाहर के युवा हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ने अपने बचाव में सरकार के बयान भी दिया है कि हमारे युवा भी तो दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं, ये तो मेरिट है, संवैधानिक अधिकार है, आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, रह सकते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से बोल सकते हैं। तो
मतलब सुझावों को शामिल किया जाए। अगर मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना दी है, लेकिन जो वर्ग रह गए हैं, फसल बीमा योजना को लेकर किसान हमेशा नाखुश रहे हैं कि हमारी किस्त काटी जाती है। जब फसल का नुकसान होता है, बीमा कंपनियां कहती है कि आप शर्तें पूरी नहीं करते, उसको लेकर भी किसानों में गुस्सा है। तो बहुत सारी चीजें हैं खिलाड़ियों को लेकर, जैसे स्टेडियम में 2 खिलाड़ियों की मौत हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। अभी भी 20 से 25% स्टेडियमों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सरकार को ध्यान रखना, देखना यह कि मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट किस तरह का पेश करता है, लोग कितना पसंद करते हैं। महेश, एक अंतिम सवाल, वो सवाल ही कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आपने भी जिक्र किया, बेहद अहम मुद्दा है और इससे सरकारें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, गिर भी जाती हैं और बन भी जाती हैं। बेरोजगारी है, बुजुर्गों की पेंशन है, ये जो मुद्दे, जो प्रमुख मुद्दे हैं, इनकी तैयारी तो विपक्ष तो कर चुका है। अब ये कहा जा सकता है कि एक्सरसाइज हो चुकी है, सरकार के द्वारा भी तैयारियां पूरी हैं, बखूबी जवाब मिलेगा और आगे के रोड मैप भी तैयार होगा कि भाई कितने समय सीमा में लोगों को लाभान्वित हो सके, उनको उनका हक मिल सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, एक ब्लूप्रिंट के साथ आएगी सत्र में। देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। वो जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र के तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने रखते हैं, अब तक ये कहा जा रहा है कि 60 से ज़्यादा वायदे जो है पूरे किए जा चुके हैं और ये मानकर चलिए कि पूरे ब्लूप्रिंट के साथ आएगी। अब तक कितनी सरकारी नौकरियां घोषित की गई हैं, जो तीसरे कार्यकाल में कितने लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है, अब और कितनी एडवर्टाइज की गई है। इसके अलावा जो बाहरी का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है कि जो क्लास 1 की नौकरियाँ हैं या क्लास 2 की नौकरियां हैं वो ज़्यादातर बाहरी युवाओं को जा रही हैं। हरियाणा के युवा उस पर जो है उस पद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका स्पष्टीकरण भी कहीं ना कहीं यहाँ नायब सिंह सैनी अपने आंकड़ों के जरिए विधानसभा के सत्र में ही रखने की कोशिश करेंगे कि बाहरी युवाओं को जो है कितनी नौकरियां दी गई, हरियाणा के युवाओं को कितनी नौकरियां मिली हैं। नौकरियां युवाओं के साथ जुड़ाव का सबसे बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि आगे भविष्य की जो नींव है वो भी यहाँ पर रखने की कोशिश जरूर नायब सिंह सैनी करेंगे। ये आंकड़ा भी सामने रखेंगे कि मौजूदा कितने पदों का एडवर्टीजमेंट किया जा चुका है, कितने पदों को भरा जा चुका है और आगे कितने और नई भर्ती करने की जो योजना है, कितने हजार और ज्यादा नई भर्ती युवाओं की जाएगी। ये घोषणा भी मुझे लगता है कि उस मंच के जरिए, उस प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त सरकार के सामने आने वाली है वो युवाओं को नौकरी का मुद्दा तो है, लेकिन औद्योगिक विकास को लेकर भी मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा इस वक्त सरकार को निशाने पर लेने वाले हैं। 2-2 ये कह रहे हैं कि औद्योगिक बर्बादी हो चुकी है हरियाणा प्रदेश की और औद्योगिक विकास के जो आंकड़े सरकार दिखा रही है वो हकीकत से कोसों दूर इस वक्त बने हुए हैं। औद्योगिक विकास के नाम पर जो सरकार घोषणाएं कर रही है, कोशिशें दिखा रही है, असलियत ये है कि उद्योग जो है हरियाणा से तेजी से पलायन करते नजर आ रहे हैं और जिसका नुकसान नौकरियों की कमी के तौर पर हरियाणा के युवाओं को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर तो सरकार निशाने पर आएगी ही, लेकिन ये मानकर चलिए कि तैयारियों के लिहाज से कहीं कोई कमी सरकार भी नहीं छोड़ेगी, चाहे नौकरियों के आंकड़ों की बात हो या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर भी क्या कुछ अब तक किया जा चुका है, कितने बदमाशों को जो है विदेशों से गिरफ्तार किया गया और कितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जो सेटअप है इस वक्त, किस तरह की नई जो योजनाएं हैं वो तैयार की जा रही है, गिरफ्तारी ज्यादा से ज्यादा ऐसे बदमाशों की जा सके, उसको लेकर अब तक क्या कुछ किया गया, उसका रिपोर्ट कार्ड भी यकीनन नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री, बतौर गृह मंत्री हरियाणा की जनता के सामने बजट सत्र में लेकर आएंगे ही। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, यानी कि कल से जो सत्र की शुरुआत होगी बजट सत्र की, कितना उपयोगी साबित होता है और किन मुद्दों का समाधान निकलता है। पक्ष विपक्ष में टकराव क्या होता है, जनता को इस सत्र से क्या कुछ समाधान हल मिल पाएगा, क्या सरकार अब जनता के हित की बातें करेगी, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उस पर सटीक समाधान देगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।